नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में और उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। एक कंसेप्ट आधारित वीडियो है। इसमें आप जैसे जैसे आगे इस क्लास में बढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, काल निर्धारण के बारे में, नामकरण के बारे में समझ आ जाएगा। और आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको विस्तार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ा चुका हूँ। उसके आरंभिक खोज के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो आइए काल निर्धारण या ना जो काल क्रम, जैसे इसका कब दौर रहा, किस दौर से ये गुजरा और किस दौर पे क्या विवाद हुआ, उस पे हम पढ़ेंगे। तो काल निर्धारण में सबसे पहले जो समस्या आई वो मूलभूत कुछ सभ्यता को निर्धारित करने में, काल को निर्धारण करने में समस्या आई। तो आइए ये समस्या क्या है ये जानते हैं, जो कंसेप्ट आधारित है। ये समस्या है पहला, या बिंदुवार आप देखें या पॉइंट वाइज, कि प्रमुख क्षेत्रों में इस सभ्यता के उदय और विकास के बीच समय अंतराल का एक समस्या उभरी। जैसे बहुत सारे विद्वानों का कहना था कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही इसकी उदय हुआ है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। लेकिन ऐसे स्थल जो है बाद में मिले जो उस विचारधारा को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विचारधारा को ऐसे पूरा स्थल मिले जो कई लेयर में, लेयर का मतलब इस तरह से होता है कि एक लेयर ऐसा है, फिर एक लेयर ऐसा है, फिर एक लेयर ऐसा है। तो ये काफ़ी पुराना है, इसी सभ्यता से जुड़ा हुआ, फिर ये बीच का लेयर है, फिर एक नया लेयर है। तो ये जो स्तर का जो भिन्नता आया खोज में, यही समय अंतराल में भिन्नता कर दिया। दूसरा जो इसका मूल समस्या क्रिएट हुआ वो पूर्व और दक्षिण दिशा में इसका विस्तार से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको विस्तार क्षेत्र के बारे में जब बताया था, तो इसका पूर्व दिशा मतलब जैसे भारत की ओर, अगर आप यहाँ पे ऐसे मैप में देखें तो ये पूरब की ओर, यहाँ आलमगीरपुर की तरफ जो है आया था, यहाँ दैमाबाद। दैमाबाद की मैंने चर्चा भी आपको किया था कि दैमाबाद इसका काल निर्धारण में समस्या उत्पन्न किया, बाद में समाधान निकला। दैमाबाद से पहले भगत राव तक जाना जाता था, जो गुजरात में एक साइट था। तो ये पूर्व और दक्षिण दिशा में जब नए नए साइट मिले तो ये साइट भी इसके काल निर्धारण में एक समस्या पैदा कर दिया। उसके बाद अगला जो इसका मेन बिंदु है समस्या का, वो है रेडियो कार्बन का, यानी C40 के नाम से, कार्बन 14 के नाम से आप जानते हैं। तो C14 का जो प्रमाण मिला, जो उसे निर्धारित किया गया, तो उससे पता चला कि कहीं कुछ काफ़ी भिन्नता दिख रही है। मतलब कहें तो वो एक टूल्स जो है निर्धारित करने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई। कई ऐसे साक्ष्यों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा था, तो ये भी एक काल निर्धारण में समस्या उत्पन्न करने लगी, यानी निर्धारण में अंतर आना शुरू हो गया। तीसरा जो समस्या है वो चौथी पॉइंट में कहें तो, कि भारत के बाहर जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें जो मिली, उस मुहरों ने इस समस्या को कहिए तो बढ़ाया एक तरह से, और समाधान भी किया। बढ़ाया इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का कहना था कि ये समस्याएं जो है, ये सभ्यता जो है वो बाहर से आई है, और कुछ लोगों का कहना था कि ये परिपक्व है और ये बाहरी संपर्क में यहाँ से व्यापार वाणिज्य होता था। तो वो सब चीज़ें जो है वो निर्धारित करने में एक समस्या पैदा की। जब हम उसका इस सभ्यता के जब उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे ये किया है। तो वे मोहरे जो मिला वो समकालीन सभ्यता से इसका समानता भी क्रिएट किया। चौथा जो, ये पांचवा जो इसका समस्या वाला पॉइंट है या बिंदु है, वो अधिकतर स्थलों से संशोधित तिथियों का अभाव, यानी बहुत सारे ऐसे संशोधित तिथि जो है अभी तक नहीं आ पाए हैं। जैसे बाद में कार्बन 14 के मेथड से या नए अनुसंधान से जो तिथि निर्धारित हुआ उसका भी डेट आ जाना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं आए हैं। तो ये भी एक तरह से काल निर्धारण में समस्या उत्पन्न किया। और ये छठा जो पॉइंट है इसका, या पांचवा, तो ये आर्यों का आगमन का विवाद बना हुआ है उसके तिथि का।
मतलब बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आर्य जो है बाहर के हैं, आर्य एक सभ्यता वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो विवाद चल रहा है बाहरी और देसी का या मूल निवासी और विदेशी का, ये अभी तक भी चल रहा है। और ये विवाद जो है ये विवाद का मुद्दा भी इसको काल निर्धारण में समस्या उत्पन्न की। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो आर्यों के आगमन के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि वो कैसे है, क्या अवधारणा है, क्या उसका कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के काल निर्धारण में यही ऐसी मूल समस्याएं थी, जो समस्याओं को ध्यान में रखने के बाद बहुत सारे विद्वानों ने एक निष्कर्ष निकाला। तो विद्वानों ने कौन क्या निष्कर्ष निकाला, इस पे पहले आ जाते हैं। तो पहला जो है वो जॉन मार्शल साहब, इनका जो आधार है मोहनजोदड़ो की खुदाई वाला है, क्योंकि जॉन मार्शल साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जॉन मार्शल साहब जो है पुरातत्व विभाग का निदेशक रहे थे, और जिस समय सभ्यता का इसका पता चला था उस समय भी वो निदेशक थे, और मोहनजोदड़ो के खोज में उनका बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा योगदान था। तो इनका मानना है कि ये सभ्यता जो है लगभग 3250 बीसी से 2750 बीसी तक मूल रूप से रही, और उन्होंने एक संशोधन करके एक बात बोले थे कि वो लगभग 1000 सालों तक ये जिंदा रहे। उसी प्रकार इनका जो अगला एक विद्वान है माधव स्वरूप वत्स, जिन्हें एमएस वत्स कहा जाता है, इन्होंने भरपूर हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा पुरास्थल की खोज की, और इन्होंने एक अनुमान लगाया कि 3500 से 2500 बीसी तक इस सभ्यता का मुख्य दौर रहा, कालखंड रहा। उसी तरह से अन्य विद्वान जैसे स्टुअर्ट, पिगट एवं पिगॉट और एमएस व्हीलर, ये सब जो विद्वान आए, क्योंकि जब एक खुदाई यहाँ पे संचालित होने लगा तो बहुत सारे विद्वान आकर्षित हुए, तो उसमें भी ये सब विद्वान जब यहाँ आए तो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे, तुलनात्मक अध्ययन यानी ईरान के क्षेत्र में जो साइट मिला था प्री हड़प्पा का, उसका तुलना किए, और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में जो साइट मिला, जो लिपि मिली, उसका से तुलना किए। उस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे स्टुअर्ट साहब का कहना है कि ये 2300 से लेकर के 2000 बीसी तक इसकी दौर था, और इसी दौर में ही दोनों का विचार तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे रखा गया। फिर बाद में फेयर सर्विस और डीपी अग्रवाल जैसे पुरातत्वविद और इतिहासकार इस सभ्यता के खोज और अनुसंधान से जुड़े। उनका आधार C14 के आधार पे था, यानी कार्बन डेटिंग के आधार पे। तो कार्बन डेटिंग के आधार पे फेयर सर्विस का कहना था कि ये 2000 से लेकर के 1500 बीसी तक ये सभ्यता जिंदा रही। ये काफ़ी अतिरंजित विवरण हो गया 1500 से बीसी तक, और ये इधर काफ़ी कम कर दिए, तो एक तरह से ये काफ़ी विवाद का भी विषय बना। डीपी अग्रवाल साहब इसको 2300 से लेकर के 1750 बीसी तक माने, और 2350 एक ऐसा डेट है जो मेसोपोटामिया का डेट है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का विकसित डेट है। तो इनका ये विचार रहा। आगे जो है डीएफ डेल्स जैसे विद्वान आए, और उन्होंने कई साइट जैसे मोहनजोदड़ो, आमरी, चनहुद्रो, कालीबंगा, बहुत सारे साइट में उन्होंने घूमे पुरास्थलों पर, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यह सभ्यता का जो दौर है वो लगभग 1000 साल यानी लगभग 2900 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक है। उसी तरह से अन्य विद्वान जब भी आए, जो क्योंकि आकर्षण का यह क्षेत्र बन चुका था, तो जिसमें जेपी जोशी हैं जो अपने ही देश का है, रफीक मुगल हैं, ग्रेगरी पॉसेल हैं, अल्ब्राइट और मैके जैसे विद्वान, उनका भिन्न भिन्न मत है। तो ये सब मतों में विभिन्नता हुआ, निष्कर्षों में भी विभिन्नता आया, अंतर आया, और इसकी मूल समस्याएं भी इस काल निर्धारण में आई। तो इन सब के बावजूद एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर इसको क्या माना जाए, किस तरह का दौर माना जाए, और कब से इस सभ्यता का दौर माना जाए। तो उसी क्रम में एक विद्वानों के बीच, इतिहासकारों के बीच एक सर्वमान्य जो काल निर्धारण हुआ या कालक्रम तय हुआ, वो सर्वमान्य कालक्रम में आप यही आए कि आप देखें यहाँ पे इस मैप के आधार पे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सभी जो विवाद है वो ये मूल समस्याएं हैं। जैसे कार्बन डेटिंग का समस्या है, पुरास्थलों से, बाहरी पुरास्थलों से मोहरों का मिलना, और अन्य अदर समस्याएं हैं।
लेकिन इनका कहना है कि सर्वमान्य काल जो है इसको हम 3 चरण में बांट करके देख सकते हैं। चरण जो प्रथम है इस सभ्यता का, चरण 1 और ये चरण 2 और ये चरण 3, इस रूप में उन्होंने देखे। और उनका कहना था कि ये जो प्रारंभिक एक सभ्यता को 3 चरणों में तोड़ के अगर देखें तो 2700 से लेकर 2400 BC तक ये सभ्यता जो है आरंभिक दौर का सभ्यता है, यानी प्री हड़प्पा का सभ्यता है। और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ये गांव से विकसित होती है, गांव से होते हुए, कस्बा से होते हुए ये नगरीकरण के दौर तक पहुंची है। और ये जो है सभ्यता बाद में विकसित होती है और नगरीकरण के रूप में ये डेवलप होती है। फिर इसका एक जो परिपक्व दौर है जिसको मैच्योरेट दौर या फेज कह सकते हैं, तो ये इस सभ्यता का मुख्य दौर है। और इसका जो है काल तय किया गया 2400 से BC से लेकर के 1900 BC। ये जो दौर है वो इसका मुख्य दौर है, इस मतलब इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन के नगरीकरण का दौर है। ये ग्रामीण है तो ये शहरी सभ्यता है, और ये बाहरी संपर्क का दौर है, बाहरी व्यापार वाणिज्य का दौर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दौर है वो मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन वाला दौर है। इसी दौर में अन्य देशों से, बाहरी सभ्यताओं से इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क हुआ। और इसके आधार पे प्रथम नगरीकरण का एक प्रमाण भी दिया भारत में, और प्रमाण है भी। और उसके बाद इस सभ्यता में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लगा। और वो तीसरा दौर है जो ये पतन का दौर है, और ये पोस्ट हड़प्पा का दौर है, यानी मेन जो ये फेज है इसके बाद का दौर है। उसके बाद ये पतन ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, पतन धीरे धीरे हुआ। और बहुत सारे इस सभ्यता के मेन क्षेत्र जो सिंधु घाटी और उसके आसपास वाला जो विस्तृत उसका विस्तार क्षेत्र है, वहाँ संसाधनों का कमी हुआ, तो वहाँ से लोग अलग अलग एरिया में शिफ्ट होने लगे। उसके कई कारण हैं, जब हम लोग पतन पढ़ेंगे तो इस सभ्यता के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद तब ये फिर दोबारा, जैसे कि प्रथम चरण में ये ग्रामीण सभ्यता में थी, तो बाद के यानी लास्ट चरण में, यानी डिक्लाइन के फेज में ग्रामीण सभ्यता में परिणत हो गया। उसके बाद जो है इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दें कि इस सभ्यता का ये जो मैप मतलब मैप नहीं है, एक डायग्राम है, ये डॉट 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 से आप देख रहे हैं, तो अचानक नहीं है कि 2700 BC से 2400 BC के बीच में अचानक ये शहरी चरण में प्रवेश कर गया। ये आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हाइट से हुआ। एक आप डायग्राम को ऐसे आप लें कि इस तरह से ऐसे पतन होते रहा, तो यानी ये धीरे धीरे डायग्राम गया है। मैं आपको एक बोर्ड पे समझाने के दृष्टिकोण से ऐसा रेड लाइन से इंडिकेट किया, लेकिन ये जो ब्लू जो आप देख रहे हैं ऐसे वो धीरे धीरे ऊपर, यानी परिपक्व दौर में, मुख्य दौर में पहुंचा ग्रामीण से होते हुए। और जब ये नगरीकरण या नगरीकृत या शहरी सभ्यता बनी, तो फिर जब इसका पतन डिक्लाइन हुआ तो वो भी धीरे धीरे हुआ, और ये धीरे धीरे अंत हो गया इस सभ्यता का। तो इस तरह से इसका सर्वमान जो काल है वो 3 बातें यहाँ उभर के आ रही है। एक जो है इसका परिपक्व दौर, एक ग्रामीण दौर प्रथम चरण का, और एक ग्रामीण दौर पतन के चरण का। एक है 2700 BC से 2400 BC, दूसरा 2400 से लेकर के 1900 BC जो इसका मुख्य दौर है, और तीसरा जो है 1900 BC से 1700 BC जो इसका पतन का दौर है। कहीं कहीं 1750 भी आपको मिलेगा, इसलिए क्योंकि इससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि बहुत सारे विद्वानों के बीच आपसी मतभेद है इस काल क्रम पे, लेकिन सर्वमान इस पे विचार बन जाता है। तो इससे 2 बातें निष्कर्ष के रूप में निकल करके आती है। आप निष्कर्ष के रूप में इससे 2 बातें निकाल सकते हैं कि जब पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कल्चर, यानी अगर हम कल्चर के दौर कहेंगे संस्कृति का, तो देखिए संस्कृति और सभ्यता में बहुत बुनियादी फर्क है। संस्कृति पुराना होती है और सभ्यता उस संस्कृति पर बाद में विकसित होती है। तो अगर हड़प्पा संस्कृति का जो कहेंगे कि ये संस्कृति का जो दौर है हड़प्पा का, वो इसका दौर 2700 BC से लेकर के 1700 BC तक आप माने, यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये विद्वानों के अनुसार पीछे भी जा सकता है, लेकिन मैं सर्वमान पे बात कर रहा हूँ। तो ये 2700 से लेकर के 1700 BC लगभग 1000 दौर का
1000 वर्ष का ये दौर रहा हड़प्पा संस्कृति का। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का जो दौर है, यानी ये परिपक्व दौर जहाँ पे इसका बाजार, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, सारा चीज़ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया, नगर व्यवस्था, ये जो दौर है वो इसका 1900 BC से लेकर के 2400 BC से लेकर के 1900 BC तक माना जाता है। तो इससे दो बातें निकल के आई, एक सभ्यता का जो कालखंड क्या है और एक इस सभ्यता के संस्कृति का कालखंड क्या है। तो संस्कृति व्यापक है, इसका बड़ा दौर है, व्यापक है विस्तार, ये लगभग 1000 सालों का है, और संस्कृति का जो दौर है लगभग सिविलाइजेशन का जो दौर है लगभग 500 सालों का है, जो ये परिपक्व हड़प्पा है। तो इससे बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न आपका यहीं से रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का मूल जो दौर है वो कब से कब है, तो 2700 से 1700 BC या फिर ये वाला डेट पूछा जाता है अक्सर। तो आप इससे बात समझ में आ गए होगा। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें हम समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। और इसमें हम आते हैं काल निर्धारण के साथ साथ अब हम इसके नामकरण पर आते हैं। थोड़ा नामकरण के बारे में हम समझें कि ये नामकरण क्या है, कैसे हुआ। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बनाम, या वर्सेस कर देते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये क्या नाम रखें, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। तो पहला तो मूल बिंदु है इसमें यही कि ये जो है दोनों नाम स्वीकृत है इतिहास में, दोनों लोकप्रिय है, प्रचलित है अपने हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तकनीकी रूप से जब एकेडमिक या पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो इसमें तकनीकी कुछ दिक्कतें आ जाती है, जिसमें कोई न कोई एक नाम के सहमति में आपको मत देना पड़ता है, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में जाएं या हड़प्पा सभ्यता के। तो पहला जो है हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या मत है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के बारे में जो मत है वो सबसे पहले तो इस नाम का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी नाम का जो प्रयोग किए थे, घाटी सभ्यता नाम का जो प्रयोग किए थे ये जॉन मार्शल साहब थे, यानी सर जॉन मार्शल साहब थे। ये प्रथम बार प्रयोग करने वाले हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से जुड़े हुए हैं और महानिदेशक भी रहे पुरातत्व विभाग का। तो ये नाम उन्होंने किया था और उन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास केंद्रित है। तो पहला ये है। दूसरा, ये जो नाम है ये भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर है। आप इसे कह सकते हैं कि भौगोलिक सांस्कृतिक, भूगोल का मतलब नदी के किनारे सिंधु घाटी नदी, और सांस्कृतिक मतलब उस क्षेत्र में जो संस्कृति विकसित हुई, मानव संस्कृति, ये इसका मेन आधार रहा। लेकिन बाद में जब नए जब साइट या नए पुरास्थल की खोज होने लगी तो इस नाम पर विवाद हो गया कि भाई इस नाम को हम कैसे स्वीकारें। अब तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र नए उभर रहे हैं, तो अब इसको कैसे स्वीकारा जाए। तो इससे संबंधित कुछ ऐसी विवादें या कुछ बातें आई, उस विवाद और बात को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तन या कुछ नए प्रकार के विचार और अन्य चीज़ें आई। और इसका अगला जो क्रम हुआ वो हड़प्पा के नाम पे शिफ्ट हुआ, यानी हड़प्पा की सभ्यता। ये हड़प्पा की सभ्यता क्यों, ये नामकरण के पीछे क्या है कारण? तो ये नामकरण के पीछे पहला तो है कि पुरातत्व शैक्षणिक संस्थान में, यानी पुरातत्व शैक्षणिक नियमों के अनुसार
ये नामकरण है। आप जानते होंगे कि पुरातत्व में एक परिपाटी है या परंपरा है कि सबसे पहले किसी भी सभ्यता का जो साइट मिलेगा, जो पूरा स्थल मिलेगा, उस पूरा स्थल के नाम पर ही एक नामकरण करने की प्रक्रिया या एक परंपरा बनी हुई है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के पीछे जो है वो यही एक परंपरा है, क्योंकि आधुनिक दौर में हड़प्पा जो गांव है पाकिस्तान में, वो हड़प्पा गांव के समीप ही इसका सभ्यता का जो टीले या ढेर मिले थे तो उसके आधार पे है, और ये काफ़ी हद तक उचित है, समीचीन है, जायज़ है। तो ये एक कारण है। दूसरा जो है कि ये जो सभ्यता यानी हड़प्पा की सभ्यता जब कहते हैं तो पूरा स्थल के नाम पे, तो ये अपने आप में इस काल के, इस दौर के पूरा सभ्यता को समेट लेता है। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं तो ये जो है नाम सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया में जो पाए गए बस्ती है, जो पूरा स्थल है, उसका संकेत करता है। तो इस नाम में संकीर्णता है, जबकि इस नाम में व्यापकता है, विस्तार है। ये विस्तार अपने शैक्षणिक नियमों और परंपराओं के अनुसार तो है ही, इस सभ्यता में जो अनुसंधान हुए, खोज हुए और उससे जो विस्तार का पता चला, अवशेषों का पता चला, उसका भी ये प्रमाण देता है। तो आप अगर कहें कि ये दोनों नामों में कौन सा नाम सबसे उचित होगा, तो हड़प्पा की सभ्यता इस नाम में सबसे उचित होगा। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रमाण नंबर 1 कि जब तक दाइमाबाद यानी दक्षिण की ओर भारत में इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, दाइमाबाद तक, तो माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है गुजरात तक सीमित है। लेकिन गुजरात भी सिंधु घाटी नदी से, अगर आप मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो सिंधु घाटी नदी से दाइमाबाद या गुजरात का काफ़ी दूरी है। आप अगर ऐसे इस तरह से देखें तो सिंधु घाटी क्षेत्र यहाँ है, गुजरात यहाँ है, महाराष्ट्र दाइमाबाद यहाँ है, और ये आलमगीरपुर यहाँ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो अब पूरब की दिशा में काफ़ी मतलब हजारों किलोमीटर की दूरी तो नहीं, लेकिन 700-800 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो ये 700-800 किलोमीटर की 700 किलोमीटर की दूरी जब हो जाती है तो इस नदी क्षेत्र से यहाँ तक की सभ्यता का नामकरण या यहाँ दाइमाबाद तक आना, ये दाइमाबाद तक आना, ये काफ़ी मुश्किल वाला है काम है। तो इस वजह से ये संकीर्ण विचारधारा को या इस सभ्यता के बारे में संकीर्णता प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही हम पुरातत्व के पूरा स्थल के खोज के बारे में लेते हैं तो ये चाहे जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी ये मिले, इसके नामकरण काफ़ी हद तक उचित है। दूसरा जो बात है कि वो इसी विस्तार के क्षेत्र में ये अफगानिस्तान वाले एरिया तक कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में गया, तो यहाँ भी इसमें समेट करके आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में कौन सा सबसे जायज़ है, तो हड़प्पा की सभ्यता कहना सबसे जायज़ है। लेकिन मैं आपको पढ़ाने के दृष्टिकोण से इस क्लास का मेन शीर्षक मैं सिंधु घाटी सभ्यता ही रखूँगा, और लोगों में और शैक्षणिक कार्यक्रमों में ये दोनों नाम लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक नाम को अगर चुनने के लिए कहा जाए तो आप हड़प्पा सभ्यता की नाम को चुन सकते हैं, और उसके मेन कारण भी बता सकते हैं कि यह नामकरण के पीछे क्या कारण है। और सेकेंडरी रूप में या लोकप्रियता के रूप में सिंधु घाटी को चुन सकते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे के होने के कारण, संस्कृति होने के कारण ये स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से आप इस क्लास में इस बात को समझ गए होंगे। इसमें आपने दो बिंदु को मुख्य रूप से समझा। एक, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में या काल निर्धारण के बारे में, कैसे सर्वमान्य मत निकल के आया और कैसे इसमें आपसी मतभेद है विद्वानों के बीच, और उसके मूल समस्या का कारण क्या है उसके बारे में आपने जाना। और दूसरा जो बात है इसके नामकरण के बारे में जाना कि हड़प्पा सभ्यता कहें या इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें तो क्यों कहें। इसी के साथ जो है इस बात को आपने, इस क्लास को आपने समझा। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूं, और मैं फिर आपसे मिलता हूं अगले क्लास में। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें छात्रों के बीच। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।